Hello dear students, today I'm going to continue chapter number 1 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 4 of Nature, Purpose and Scope of Business. In last 3 different sessions, that means in the initial stage of the chapter number 1, we discussed that introductory part, economic and non-economic activity with the help of difference, and then after in last session I started the first type of the economic activity, that was business. Also I gave the information of the characteristics of the business. यानी if you want to earn money, first option आप business कर लो. दूसरे भी ऑप्शन है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन, बट वी डिस्कस सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन इन द वन पॉइंट ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज बिजनेस एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ओके, उसके बाद हमने कई अलग अलग टाइप के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, रिस्क है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है बिजनेस में, कंटिन्यूटी कैसे रहनी चाहिए, मनी कैसे चाहिए, पैसों के बगैर कुछ नहीं होता, राइट, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए. हमने सब कुछ डिस्कस किया. द लास्ट पॉइंट दैट वाज हियर, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अंडर द बिजनेस, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. एज यू नो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट और इफ यू वांट टू स्टार्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. वैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट. अगर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सेवा ही करनी है, तो वाई वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस. कुछ ऐसा काम कर लो, पैसे दे दो, तो सेवा ही है ना. कहने का मतलब कि वो सोशल सर्विस ही है, राइट. लेकिन यहाँ हमें कुछ अर्न करना पड़ता है, कुछ अर्न करेंगे, राइट. इफ़ वी विल अर्न, मे बी वी कैन एक्सपांड अवर बिजनेस. हम पैसा कमाएंगे तभी तो हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा. तो बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए पहले उसको एस्टेब्लिश करो, उसके बाद कई सालों तक हम उनको चलाते हैं, फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट एक्सपांशन पर चाहते हैं. लेकिन कीप इन माइंड, नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट इज देयर, सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. તો તમને એવું થશે સર બીજા ઓબ્જેક્ટિવ શું હોઈ શકે. સો સી તમે ભણો છો એનો મતલબ એવો તો થોડી ખાલી ભણ જ કરો છો, રાઈટ. ઘણા બધા જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે ને એની જોડે કનેક્ટેડ. ઓકે, ઇફ यू विल लर्न, इफ़ यू विल स्टडी, आपको कई चीज़ें मिलेगी. ओके, आप रिसर्च कर सकोगे, आप शॉप खोल सकोगे, राइट. अगर आप कुछ नहीं कर सकोगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकोगे. कुछ भी नहीं कर सकोगे तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है. सो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है ना. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्टिव्स इन अवर रूटीन एंड डेली लाइफ. तो ये तो बिजनेस है, पैसा डाला है, राइट. तो नॉट ओनली द इनकम जनरेशन इज देयर बट सम अदर पॉइंट्स आर देयर. सी, लुक आफ्टर दैट वन. लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. हियर इट इज द different information. Though the primary objective of business is making profit, more than one objectives are accepted due to awareness among the customers, restrictions of state and changing conditions. तो यहाँ 3 अलग अलग फॉर्म आपको दिए गए हैं, लेकिन ये तो सही मायने में आपको याद रखना ही है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. बाकी सब सब्सिडरी है, राइट. लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके हम चलेंगे तो शायद मे बी फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड वो हमारा बिजनेस नहीं चल सकेगा. तो वी हैव टू लुक आफ्टर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो क्यों ये ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी देखेंगे, लेकिन मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेप्टेड. क्यों ज़रूरत पड़ी है इनकी? ड्यू टू अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर्स. कस्टमर में अब अवेयरनेस आ गई है, राइट. वो सस्ती चीज़ें ढूंढता है, उनको मालूम है कि बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए इतना हम ये पेन का 25 रुपया देते हैं, यही पेन मार्केट में 20 में भी मिलती है. थोड़ा शायद कलर फ़र्क होगा, शायद थोड़ा पॉइंट अलग अलग होगा, शायद उसकी क्वालिटी थोड़ी ही रेगुलर पेन से ख़राब होगी, कुछ भी है, राइट. तो ये सब कुछ अवेयरनेस का जो भी कस्टमर्स है उनके दिमाग में है. अब अवेयरनेस पॉजिटिवली भी होता है, मैंने तो ये नेगेटिवली बोला कि भाई सस्ती पेन मिलती है, लेकिन उनके पास अवेयरनेस है कई चीज़ों की. दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के, तो स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी कि जहाँ पर आप जाओ तो सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आते हैं. और तीसरा पॉइंट है चेंजिंग कंडीशन. तो इसके हिसाब से भी आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को बदलना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल टू अर्न प्रॉफिट, ये मेन ऑब्जेक्टिव है. अब पैंडेमिक चल रहा है, राइट. सर શું તમે આખો દિવસ પેન્ડેમિક બટ सी સિમ્પલ ચીજ છે, અત્યારે એ જ ચાલે છે, રાइट. सो इफ पेंडेमिक इज देयर, અત્યારે જે મહામારી ચાલી રહી છે, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट वन. यहाँ पर हमें प्रॉफिट को भूलना पड़ेगा. तो सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट ने कई रिस्ट्रिक्शन डाले कि चलो इनको ही शॉप खोल सकते, बाकी शॉप नहीं खोल सकते. अच्छा, आपको इसी टाइम में शॉप खोलना है 9 to 3 में, आपको इसी टाइम में शॉप खोलना है 9 to 5 में, सुबह ही खोलना है. ये सब रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के हैं. प्राइस के भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे. तो जब ये सब कुछ होता है, राइट, यहाँ पर हम चेंजिंग कंडीशंस को भी ध्यान पर लेते हैं. सो हियर यू हैव टू लुक आफ्टर द डिफरेंट थिंग्स कि भाई पैसे ज़्यादा नहीं कमाने, सिर्फ सर्विस दो
कम पैसे लो, सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि अभी गुड्स जो है ऊपर से नहीं आ रहे होते हैं, जो अवेलेबल गुड्स है उसको ही हमें चलाना पड़ता है, तो प्राइस राइस का बेनिफिट लेके ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते, वो जिस भाव से आए उसी भाव से देते हैं। हमने देखा है कि लास्ट ईयर जब पैंडमिक के लिए पहला लॉकडाउन आया था, पहला दूसरा तीसरा, यानी बोले तो जो 3 अलग अलग फॉर्म में लॉकडाउन आया था, खुला बंद हुआ, तो वहाँ पर प्राइस राइस बहुत हो गया था कई चीज़ों का, तो कई लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। एक्चुअली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भी कमाओ, लेकिन उसके हिसाब से कमाओ कि जिसके हिसाब से आपने बिजनेस खोला है। कई बार ऐसा होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, फिर जब सब सिचुएशन सही हो जाएगी, ये तो चेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन सही सिचुएशन हो जाएगी तो सब याद रखेंगे ना, ही विल लुक आफ्टर और दे विल लुक आफ्टर द अदर पर्सन। सो नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब नाम से ही मालूम पड़ता है, इकोनॉमिक दैट इज इन द सेंस ऑफ मनी, और अनदर वे दैट इज द सोशल, तो समाज के लिए भी हमें कुछ देना है। तो कीप इन माइंड दिस पॉइंट फॉर 1 मार्क कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल। ऐसा मत लिख देना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, वो एक्टिविटी है। ये ऑब्जेक्टिव्स है, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, इकोनॉमिक। सीधा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सिंस अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन। अब ये समझ लो आपका आधा काम हो जाएगा। कैसे? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी स्टार्ट द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, तो वॉट एवर द पर्टिकुलर पर्सनस आर डूइंग द वर्क, राइट, जो लोग उनमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा डाला है, उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो सिंपल है, अ रीजनेबल रिटर्न, एक व्याजबी रिटर्न हो चाहिए। मोर रिटर्न लेस रिटर्न नहीं। इफ़ आई विल इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़, आई विल गेट 10,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज़ गुड, अच्छा है ना। 10% मिल रहा है 1 लाख के ऊपर, तो रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए। किसके ऊपर? ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल। एम्प्लॉयड कैपिटल मीन्स वॉट एवर यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, राइट, इट मस्ट बी ऑब्टेन। आपने बिजनेस में लाख रुपये डाले हैं, तो आपको 1 लाख रुपये के सामने रिटर्न मिलना चाहिए। अब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है तो स्टॉप द बिजनेस, शट डाउन द बिजनेस, राइट। लेकिन ये जल्दबाजी तुरंत नहीं होती है, तुरंत नहीं होती, इसके लिए टाइम लगता है। दैट मीन्स कि यू हैव टू गिव सम टाइम, more than 1000 days, यानी 3 years. If you will start the business, wait for 3 years, wait for 1000 days as per the experts. एक्सपर्ट बोला 1000 दिन तक आप वेट करो, उसके बाद डिसीजन लो कि चालू रखना है बंद करना है, तब तक तो देवाला फूक जाएगा ना। ये तो चीज़ है सिंपल। लेकिन जिसके पास पैसे ही है उसको कोई चिंता नहीं है, ही विल स्टार्ट एंड रन द बिजनेस प्रॉपरली। लेकिन कई बार होता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, अब आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अलग लोग करते हैं या लोग नहीं करते है ना, देन यू विल अर्न द प्रॉफिट ना। तो इसके लिए एक बेस्ट वर्ड है रीजनेबल रिटर्न्स। ज़्यादा पैसे कमाने की जो इच्छा है सबको होती है, लेकिन रीजनेबल रिटर्न्स होना चाहिए। समझ लो मार्केट में कई चीज़ें मिलती है, सभी चीज़ों का भाव 2 रुपया प्लस माइनस रहता है। समझ लो कोई एक चीज़ है मेरे पास, समझ लो ये एक नोट है, राइट, ये नोट मेरे पास पड़ी है। अब ये जो नोट है, राइट, 180 पेजेस की नोट है। अब इसका मार्केट प्राइस मेरे पास यहाँ 28 रुपीज़ लिखा है, टोटल पेजेस है 164। अब इसकी MRP 28 रुपीज़ है। ये एक ब्रांडेड कंपनी की है, समझ लो एक ब्रांडेड कंपनी गुजरात की है, उसके नोट है। अब ये जो नोट 28 रुपीज़ में मिलती है, जब होलसेलर ने ये नोट परचेस की थी पूरी क्वांटिटी में, उसने ग्रॉस में ली होगी या फिर उसने जो भी है ग्रॉस में, यानी 144 उसने ली है, तो उसको यही नोट 144 है पर पीस ₹25 में पड़ा हुआ है, यानी 3 रुपये कम से पड़ा हुआ है MRP से, तो वो 28 में बेच सकता है, 3 रुपये प्रॉफिट एक नोट में ले लेगा, राइट। तो उसने 100 नोट बेच दी, 100 नोट बेच दी, तो उसको ये 3 रुपये के हिसाब से 100 नोट में 300 रुपये मिलेंगे। अब समझ लो 25 रुपये के हिसाब से उसने ये नोट परचेस की थी, राइट, जो 100 नोट, तो 25 इंटू 100, तो उसने इन्वेस्ट किए थे 2500 रुपीज़, 2500 रुपये उन्हें इन्वेस्ट किया, 2500 रुपीज़, उसके सामने उसको 2800 रुपीज़ मिले हैं, सिंपल। तो 2500 के सामने उसको 300 रुपया रिटर्न मिला है। अब यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। हाँ, हम थे 2500 के सामने उसको रिटर्न मिला,
तो अप्रोक्सीमेट हम जब सोचते हैं कि उसने 2500 इन्वेस्ट किए, कैपिटल जो भी उसने एम्प्लॉयड किया, उसके सामने उसको 300 रुपये मिले, तो मे बी वी कैन से कि उसको 2500 300 यानी 10% हो गए, और दूसरे एक आध 2% ले लो 12%, तो उसको रिटर्न 12% मिला। अब मुझे बताओ अभी के समय में कौन सा बिजनेस है जो विद इन 1 वीक 1 मंथ में 10% रिटर्न देता है? कोई नहीं देता है। तो इट इज़ इनफ। तो ये रिजनेबल है ना। 25 वाली चीज़ उसको मिली, 28 में बेच रहा है, 10% रिटर्न कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसको एक्सपेंसेस भी लगेंगे, राइट। उसको स्टोर करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ है, फट ना जाए, टूट ना जाए, रेट से बचाना पड़ेगा, राइट। ये सब कुछ है। तो अगर बिका नहीं पूरे साल में तो भी है ना, मैंने तो 100 ही, अभी तो मैंने 144 ली थी, मैंने ऐसा बोला ना, एक ग्रॉस इज इक्वल टू 144, तो उसमें से 100 ही बिकी है, 44 तो वैसे भी पड़ी है अभी, है। तो ये सब मायने रखता है, तो इसको भी हमें याद रखना है और इसको ध्यान पर लेते हुए उसका बिजनेस करना है। तो ये मैं आपको डीपली इसलिए समझाता हूँ कि प्रॉफिट क्या है वो तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन रीजनेबल रिटर्न्स क्या है? ये रीजनेबल रिटर्न्स है। अभी मैंने 25 में ले दी और मैंने 28 में बेच रहा हूँ, उसके ज़्यादा तो मैं बेच नहीं सकता बिकॉज MRP है, लेकिन मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं और 30 में बेचूँ, दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुझे ये नोट मैंने 144 जगह मैंने 144 की जगह मैंने 288 ली, यानी 300 ले ली राउंड फिगर, और वो मुझे दे दी वो जो पर्सन था मैन्युफैक्चरर, राइट, उसने मुझे ये नोट 25 की जगह 22 में दे दी, तो और 3 रुपये मुझे बेनिफिट हुआ, लेकिन मेरी क्वांटिटी डबल है। तो अब मैं अभी भी मैं 28 में बेचूंगा, नोट तो बिकेगी क्योंकि मार्केट में कई लोग हैं ये नोट बेचने वाले पड़ी है, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा कम करके इसको 27 या 26 में बेचूंगा तो फिर भी मुझे 5 रुपये तो मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे। सो लुक आफ्टर दैट वन, राइट, प्रॉफिट अर्न करो। तो ये सब रीजनेबल रिटर्न्स है। तो प्रॉफिट अर्न करना है वही एक चीज़, सिंपल चीज़ नहीं, कई और चीज़ें इसमें ऐड होती है। सो दिस रिटर्न इज प्रॉफिट। तो ये जो रीजनेबल रिटर्न है एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर मिलता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। सो टू अर्न प्रॉफिट it is essential not only for the existence of the business but also for the growth of business। प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ हमें बिजनेस चलाने के लिए नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, हमारे यहाँ 2 आदमी काम करते हैं उसका सैलरी दे दिया, राइट, वो अलग अलग काम के लिए जो रख के उन लोग को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, और कोई छोटा बहुत यूनिट चलाते और चल रहा है, प्रॉफिट किया। नहीं, प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, नॉट ओनली फॉर द अर्निंग और नॉट ओनली फॉर द वन पर्टिकुलर बिजनेस और वन पर्टिकुलर फैमिली, वो कई लोगों के लिए है, राइट। तो उसके लिए ग्रोथ होना चाहिए। अभी आपके यहाँ 1 जन काम कर रहा है, 2 जन, उसको बढ़ाओ तो बढ़ेगा कैसे अगर आप ग्रोथ करोगे तो। सो प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली फॉर द वन पर्टिकुलर वर्क, नॉट ओनली फॉर द बिजनेस रिलेटेड, इट इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का भी ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट। सो प्रॉफिट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये तीनों के तीनों याद रखना, इसको अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट भी कर देना कि प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फोर्स है। अगर कंटिन्यूसली यू आर अंडर द लॉस, मे बी यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपको एक मोटिवेशन फोर्स देगा, राइट, आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैं नोट का एग्जांपल दिया, फिर मैं फुल स्केप लाऊंगा, फिर मैं पेन्स लाऊंगा, यानी मैं कई चीज़ें, स्टेशनरी शॉप खोलूंगा, लेकिन ये तो स्टेशनरी शॉप है इसीलिए सब मुझे मिल रहा है, फिर इसमें बढ़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ ऐड होगा। तो प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फोर्स है। उसके बाद वो बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, अगर मेरी कैपेसिटी एफिशिएंसी देखनी है टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिजनेस, राइट, इट मस्ट बी इंक्रीज। बैरोमीटर ऊपर जाना चाहिए ना, इन द सेंस ऑफ द एफिशिएंसी, वो कम नहीं होना चाहिए। एंड इट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो तीनों के तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक है, आपको आंसर यही लिखना है। अगर ऐसा लिखा है प्रॉफिट इज मोटिवेटिंग फोर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, प्रॉफिट इज बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, या प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। Nowadays, these days, the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit। ये भी ज़रूरी है कि पहले क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट, कमाई लो ने મળે છે તો that was the mentality of the businessman. Nowadays, કમાઈ શું થોડુંક ઓછું, but provide the good things to the customers, then we can catch up them, we can sustain them, and we are always ready to provide them a better services with good products। हम हमें कुछ अच्छा देना है ना, राइट, दैट्स वाई। सो अब कॉन्सेप्ट जो आ गया है वो रीजनेबल प्रॉफिट का है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, 28 में बेचो, 26 में बेचो, आपके ऊपर डिपेंड है नोट, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से आपको बेचना है। आप 23 वाली नोट आप 24 में बेचोगे तो भी आपको 1 रुपया तो मिल ही रहा है ना, लेकिन ये सब कब आएगा, ये पोजीशन के उसको 24 में बेचना पड़ेगा, वो आपको मालूम है।
आपको अभी मालूम हो गया होगा कि ये कब बेच सकते हैं, जब स्टॉक क्लियरेंस करना है। आपको मालूम है नया साल शुरू हो रहा है, पुराना स्टॉक पड़ा है तो बेच तो 1 रुपया तो मिल रहा है ना, अरे 1 नहीं मिलेगा 23 में बेच दो, हमारा पैसा निकल रहा है। ये सब चीज़ है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स है, उसके बाद लास्ट चैप्टर चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का छोड़ दे, तो टोटल 10 चैप्टर्स है हमारे उस OCM में। तो आपको इसमें मालूम पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्ट बेचना है, धीरे धीरे हम सीखेंगे सब कुछ। और 12th में तो इससे भी ज़्यादा है कि हाउ टू सेल विद द डिफरेंट टाइप ऑफ दी टैक्टिक्स, वो भी देखेंगे। सो बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट अ बिजनेस यूनिट गेट्स acknowledgement in the society along with the earning fair profit, right? यानी रिजनेबल प्रॉफिट भी होना चाहिए और फेयर भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर हम रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करते हैं तो बिजनेस यूनिट की एक मेंटालिटी जो है कि भाई ये प्रॉफिट करने के लिए वो तो है, लेकिन एक वो बिजनेस यूनिट एक एक्नॉलेजमेंट के साथ जिएगा सोसाइटी में कि भाई ये अर्निंग प्रॉफिट कर रहा है लेकिन फेयर प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, फेयर प्रॉफिट से ये लोग अपना बिजनेस चला रहा है। बिकॉज दे आर अर्निंग रिजनेबल प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। जो ने पेलो एक ज महीना में गाड़ी लिया है, શું બિઝનેસ કરે છે, અરે આ બિઝનેસ કરે છે, सी दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। लेकिन उसने जो वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, वो कोई नहीं देखता है। उसने रिजनेबल प्रॉफिट अर्न कर करके एक्सपेंसेस कम कर करके प्रॉफिट बढ़ाया है और एक फेयर प्रॉफिट की एक मेंटालिटी क्रिएट की है अपने बिजनेस के लिए। फिर मार्केट में उसकी सोसाइटी में उसका एक्नॉलेजमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि उसको सब पूछेंगे ना, सिंपल है ना भाई, इतना तो कम समय में इतना आगे कैसे निकल गया। ये सब एग्जाम्पल्स है, लेकिन सिंपल है, रिजनेबल प्रॉफिट फेयर प्रॉफिट, दैट इज नाउ इज वेरी गुड थिंग। So a business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning fair profit. जब भी सिचुएशन खराब होगी ड्यू टू दिस वन, बिकॉज यू आर टेकिंग द बेनिफिट इन द वे ऑफ द रिजनेबल प्रॉफिट, यू आर नॉट चार्जिंग हायर प्राइजेस ऑफ योर प्रोडक्ट, यू आर नॉट चार्जिंग द मोर प्राइजेस देन द MRP, यू आर नॉट चार्जिंग द प्राइजेस विच आर मोर प्राइजेस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी प्राइजेस है उससे ज़्यादा आप नहीं ले रहे हो, उससे कम ही ले रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से भी कम ले रहे हो ना, तो आपका अक्नॉलेज्ड बढ़ जाएगा, इट कैन बी इंक्रीज्ड, राइट। और मार्केट में आप सर्वाइव कर सकोगे कंपटीशन में भी। चलो भाई ये बंदे ने हमें जो टाइम पीरियड ख़राब था उस टाइम पे हमें कई टाइप की हेल्प की है, तो इससे ही हम चीज़ लेंगे। हमारी मेंटालिटी है, आपको पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि बरसों से हम किसी एक ही ग्रोसरी शॉप के पास ग्रोसरी शॉप से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, बरसों से हम एक ही जो पर्सन है उससे सब कुछ ले रहे हैं, बिकॉज हमको उनका घर चलाना है ऐसा समझ लेते हैं, और दूसरी चीज़ कि वो हमें हेल्पफुल भी है, राइट। तो ऐसे हम कई बार ऐसा होता है कि हमें क्रेडिट पर भी वो गुड्स देता है व्हेन एवर द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। कई लोगों ने ऐसा किया है पेंडेमिक टाइम पे, તમે વસ્તુ લઈ જાઓ પૈસા આવતા વર્ષે આપજો, राइट। આવું થયું છે। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज सोसाइटी में उनको सर्वाइव करना है, राइट। कंपटीशन में उनको सर्वाइव करना है, उनके पास पैसे है, नहीं होंगे तो वो मांग लेंगे, लेकिन उनको सर्वाइव करना है, इसलिए वो शायद कंपटीशन में से बाहर निकलने के बाद भी आपको हेल्प करते ही रहेंगे, राइट। सो फेयर अर्निंग प्रॉफिट है। सो ये एक पहला था। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने क्यों ज़्यादा टाइम लिया है। आई वॉन्ट टू गिव द बेटर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट टू यू, दैट्स वाई आई टुक मोर देन 15 मिनट्स फॉर 1 पॉइंट ओनली, राइट। हमारे पास समय है, डोंट वेरी, ओके, हम उसको फिनिश करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन योर माइंड। मुझे आपको एक अच्छा स्टूडेंट तो बनाना है, साथ में आपको अच्छा बिजनेसमैन भी बनाना है, और साथ में आपको अच्छी जॉब भी दिलवानी है, एम्प्लॉयमेंट भी करना है, खुद का बिजनेस भी करवाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। लेकिन यहाँ जॉब पढ़ के जाओगे, लाइफ टाइम याद रहेगा। फॉर दैट वन आई एम गिविंग द डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट वन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब प्रॉफिट तो कमा रहे हो ना, तो फिर वेल्थ भी मैक्सिमाइज करो। આપણે कहते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी, यस, दैट इज द थिंग। सी हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद एनुअल इनकम ऑफ द बिजनेस। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एज पर द अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट में आप सीख चुके होगा अभी तक तो, कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर शुरू होता है। तो ये जो प्रॉफिट है वो 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म है। अगर 1 साल से कम है तो सब शॉर्ट टर्म ही है, 1 साल या उससे कम दैट इज शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपका अर्निंग हुआ, दैट इज़ गुड, इट इज़ रिलेटेड विद द एनुअल इनकम। हमारी साल की इनकम कितनी हुई, सो एंड सो हुई, उसके हिसाब से हम जाते हैं। लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखो, प्रॉफिट इज़ द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वेयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ दैट इज़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है, उसको बढ़ाना है। द प्रोजेक्ट्स विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। तो जिस प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें लेके हमें वेल्थ में उसको मैक्सिमाइजेशन वेल्थ में उसको कन्वर्ट करना है।
तो लुक आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑल्सो, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टेशनरी मर्चेंट, मैं छोटी शॉप चला रहा हूँ, हर रोज़ का बेच के हर रोज़ 500 रुपये कमा रहा हूँ, सब निकाल के मुझे हर रोज़ के 400 रुपये मिल रहे हैं एक्सपेंसेस निकाल के। धीरे 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 1 साल 2 साल के बाद मेरा डेवलपमेंट हुआ, बिज़नेस मुझे एक्सपांड करना है, मेरा अर्निंग बढ़ गया है, अब मैं हर रोज़ के 1000 रुपये कमा रहा हूँ, राइट। सो अब क्या होगा, अब हर रोज़ के मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, उसका मतलब कि पहले मैं 400 कमाता, अब डबल हो गया, तो उसका मतलब है मेरी शॉप भी बड़ी हो गई। लेकिन ये 3 साल में हुआ, राइट। मैंने इनकम 1 साल की में बढ़ गई, लेकिन अभी मुझे डेवलपमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल लुक आफ्टर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज, कि मुझे पैसे मिले और कुछ नया करूँ। अच्छा, मुझे पैसे मिल गए, कुछ नया किया, लेकिन आई हैव टू लुक आफ्टर द डिफरेंट कस्टमर्स। तो अब नॉट ओनली द कस्टमर्स दोज आर वॉकिंग, जो आएंगे उसको मैं चीज़ भेजूंगा, ऐसा नहीं है। मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे स्कूल्स का कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंपनीज़ का कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे छोटे छोटे शॉपकीपर्स का कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ें चाहती होती है। होलसेलर बन जाऊँगा, ये सब ऑप्शंस हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है मुझे क्या करना है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए मुझे बिजनेस चलाना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट साथ में लेने पड़ेंगे कि लॉन्ग रन और लॉन्ग टाइम के लिए चलिए। तो मैंने शॉप की बात की, अब कंपनी भी आएगी, राइट, पार्टनरशिप भी आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो इन द सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, यानी कि जब आप मंदी चल रही है, बिजनेस हैज़ टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो भूल जाओ, थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट ख़राब चल रहा हो, डिप्रेशन चल रहा हो, मार्केट में कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपके पास है, बेच दो, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो। नहीं करना है ऐसा, राइट। मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, थोड़े टाइम के लिए उसको बंद कर दो, प्रॉफिट मत कमाओ, राइट, उसको थोड़े टाइम के लिए गिव अप कर दो। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये एक मार्क के लिए याद रखना, और सिंपल बिजनेस के भी लिए ज़रूरी है कि जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है, जो ये ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो किसके साथ रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ रिलेटेड है। यानी आपकी इनकम बननी चाहिए, ईयरली इनकम बढ़ती है उसको हम प्रॉफिट बढ़ते हैं, ईयर बाय ईयर बढ़ती है उसको वेल्थ बोलते हैं। सो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ जुड़ा हुआ है जो ओनर है उसका। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट हुआ वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के थे, प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अंडर द पर्टिकुलर हेड, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो तीसरा है वो लास्ट है, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो कौन से हैं? सो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी इकोनॉमिकली आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, इन द सिंपल सेंस बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए, एंड ऑल्सो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस भी एक्सपांड होना चाहिए। वही पुराना पंखा नहीं होना चाहिए, एसी लगवाओ, राइट, आपकी शॉप बढ़ गई, बड़ी हो गई है, राइट, आपका काम भी बढ़ गया है। तो ये सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद एक्सपांशन ऑफ मार्केट, नॉट ओनली सेलिंग द गुड्स नियर बाय इन द नियर बाय मार्केट, यानी एक ही मार्केट में आप रह के गुड्स बेचते हो, दैट इज़ गुड। आजू बाजू के कस्टमर्स आते हैं, आपसे चीज़ लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बिकती है, लेकिन बाहर जाओ उस मार्केट से, तो आप कैसे करोगे? कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, राइट, डोर टू डोर आप उसका कांटेक्ट करो। हम सेलिंग डोर टू डोर नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम हमारे पास कांटेक्ट है, उसको तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते, भाई आप घर पे रहो, हम भिजवाते हैं। सो व्हाई आर कमिंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट होम। तो ऐसी कोई सर्विसेज है वो घर पर भेजो, तो कहीं पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलो, स्टेट में जाओ, स्टेट के बाद कंट्री, उसके बाद इंटरनेशनल, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ होता है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे होता है। तो ये था एक्सपांशन ऑफ मार्केट। उसके बाद बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, यूटिलाइज देम एट द ऑप्टिमम लेवल। जो भी चीज़ें आपके पास है उसका यूज़ करो। मोबाइल फ़ोन हम यूज़ क्या करते हैं? ऑनलाइन क्लास, चलो ठीक है, अच्छा है, उसके बगैर तो ऑनलाइन क्लास हो गई। यूट्यूब, यस दैट्स गुड टू वॉच द वीडियोज़। अच्छा, सीरीज़ देखनी है, राइट, उसका भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बाहर आओ, कुछ नया है पढ़ने के लिए, दैट इज़ गुड, लेकिन उसका यूज़ करो। तो वॉट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, अगर बिजनेस चला रहा है, हमारे पास लाखों रुपया इकट्ठे हो गए, तो वो पैसों का यूज़ करो, वो भी एक रिसोर्स है। जगह है उसका यूज़ करो, आपके पास एक प्लेस है उसका यूज़ करो, है ना, आपके पास माइंड है उसका यूज़ करो, आपके पास लोग है उसका यूज़, ये सब हमारे पास रिसोर्सेज है, इन सब का यूज़ जरूरी है। देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, don't follow the traditional method, try to follow the new methods in the market. Different of the new methods are available. Stay at home, stay safe, but we are providing the better services at home. તમે ચિંતા ના કરશો, અમારો માણસ સેનિટાઈઝ કરીને વસ્તુ લાવશે ને તમારે ઘરે આવીને ફરી સેનિટાઈઝ કરશે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ વન. હવે તો એ જ આવી ગયું છે ને, રાઈટ. બટ સી ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ. મોડર્નાઇઝેશન વધ્યું છે. હવે આને મોડર્નાઇઝેશન શું છે? તો ઓનલાઈન તમે આપો છો ઓર્ડર અને તમે રિસીવ કરો છો વસ્તુ. સો આ એક એપ્લિકેશન ઓફ મોડર્ન ટેકનોલોજી છે. ઓકે, somehow a problem is there, just call करो हमें, we are ready to serve you. Okay, we are ready to solve your problems from your home.
स्टे एट होम, ये सब चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो मुझे आपको देनी थी। वो एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के सेंस पर, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमारे पास एक दूसरा भी लिस्ट है जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स का, राइट। देखते हैं वो क्या कहता है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हियर इट इज, सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन प्रायोरिटी बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो हियर वी आर गिविंग द ऑब्जेक्टिव्स और वी आर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी। हम बेनिफिट्स देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, इट इज़ इन द लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी। कई सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। द एक्सिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया है ना, समाज ने आपको एक्सेप्ट किया है, तभी तो आप बिज़नेस कर सकते हो। किसी ने अपोज नहीं किया है आपके बिज़नेस का, किसी ने अपोज नहीं किया है आपके खुद का, और आपको बिज़नेस करने दिया, आपका बिज़नेस चल रहा है अच्छी तरीके से, है। बट बिजनेस इज़ ड्यू टू सोसाइटी, यानी बिजनेस करने के लिए आपको परमिशन मिली, ऐसा नहीं है कि वो मना कर सकते थे, ऐसा नहीं है। बिकॉज सी वी आर इन लिविंग और वी आर इन द टाइप ऑफ द कंट्री में डेमोक्रेसी, इस तरह आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बिजनेस जो सोसाइटी में करते हो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है, और बिजनेस खुद सोसाइटी की वजह से चल रहा है। सो देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स अदर देन प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। तो अभी के समय में सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हो कि हमें प्रॉफिट ही अर्न करना है, प्रॉफिट नहीं मिला चलो यहाँ से निकलो और दूसरी जगह ढूंढ लो, ऐसा नहीं होता है। एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर फ्यूचर ऑल्सो। लंबे समय तक के लिए आप यहाँ बिजनेस करोगे इसी जगह पर, तो शायद आपका नाम हो जाएगा, आपकी एक गुडविल क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो दैट इज़ प्रॉफिट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो हियर, सो वन बाय वन आई विल स्टार्ट एंड गिव द डिटेल ऑफ दैट वन। Here it is, the first one, objectives of social responsibilities. So we have to give something to the society. So first of all, we are in the society, so that's why we have some responsibility towards the society. सोसाइटी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट इज़ एसआर। ये पूरी हमारी ओसीएम में हम इसको एसआर बोलते हैं, एसआर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी because of consumers awareness, states restrictions, consumers education, consumers associations। तो ये सबको मिला के हमें कंज्यूमर्स का ध्यान रखना है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप्स आर अवेलेबल इन सोसाइटी। सोसाइटी सिर्फ लोगों की है, सही बात है, वहाँ पर लोग रहते हैं, राइट। हमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेशन के लिए हमारे यहाँ से कुछ परचेस करते हैं, हमारी इनकम जनरेट होती है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ द पीपल है, कई ग्रुप्स यहाँ पर है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती है, उनका कुछ ना कुछ अपने अंदाज में होता है। पहले चैप्टर में आपने सीखा है अकाउंट्स में, राइट, कई लोग बिजनेस से जुड़े हुए थे, कई लोग ऐसे होते हैं कस्टमर से लेके, राइट, उनको कुछ चाहिए, आप किसी और से लेके सप्लाई देते हो, दैट इज़ क्रेडिटर्स, बैंक से लोन लेते हो, राइट, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हो। तो कई ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉई है आपके, ओनर खुद है, राइट, कंपनी लेवल पर है तो मैनेजमेंट है, ये सब है। तो इन सबको मिला के उन सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। क्यों? तो इन सबको मिला के डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स अवेयरनेस। कंज्यूमर्स को मालूम है यहाँ कितनी कमाई होती है, उनकी अवेयरनेस है। कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, कंज्यूमर खुद पढ़ा हुआ है, कंज्यूमर्स का एजुकेशन है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग्स, उसको मालूम है ये चीज़ दूसरे मार्केट में कैसे और कितने रुपीज़ में मिलती है। उनका खुद का एसोसिएशन है, नाउ इट इज़ देयर, राइट। हम 12th में सीखेंगे, एक सेपरेट चैप्टर है, आप पास्ट चैप्टर्स में भी सीख के आओ, 10th में भी आपको मालूम हो तो कंज्यूमर का। सो ये सब इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। सो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। अब देखो मैंने अभी आपको लिस्ट दिया, वही लिस्ट रिपीट होता है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स है जो सोसाइटी में है, और उनको सोसाइटी में रह के अलग अलग क्लासेस है, क्या बेनिफिट होता है। तो पहले देखिए ओनर है, खुद एम्प्लॉयज़ जो वर्क करें वहाँ पर, कस्टमर्स है, क्रेडिटर्स है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्रेडिटर्स मीन्स फ्रॉम दोज हु आर वी आर परचेसिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर्स टू हुम वी आर सेलिंग द गुड्स, गवर्नमेंट वी आर टेकिंग द बेनिफिट, राइट, और ओनर एम्प्लॉय आपको मालूम है। तो ये ग्रुप है, ये तो बहुत छोटा है, इसमें बढ़ सकता है, जैसे जैसे आप आगे आगे स्टैंडर्ड में अलग अलग चैप्टर्स आएंगे ऐसे ऐसे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए याद रखो, द डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप्स आर अवेलेबल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट। सो ऑल आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस यूनिट एंड दिस डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट विद बिजनेस। तो ये जो अलग अलग ग्रुप है उनका अलग अलग तरीके से बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है,
राइट। कैसा कनेक्शन है, तो ओनर तो खुद अर्न कर रहा है, एम्प्लॉयज़ सैलरी लेके काम करेंगे, कस्टमर से गुड्स परचेस करेंगे, क्रेडिटर से वो क्रेडिट पर गुड्स देंगे ओनर को, गवर्नमेंट है वो पॉलिसी जो है उसके हिसाब से काम चल रहा है, लीगल बिजनेस है कि नहीं, टैक्सेस भर रहा है कि नहीं, ये सब देखेंगे। तो ये सबका अलग अलग काम है। डिफरेंट ग्रुप्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरेस्ट विद बिजनेस। बिजनेस के साथ उनका कुछ ना कुछ नाता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सो यहाँ पर ये क्यों जरूरी है ऑब्जेक्टिव, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द ऑल दोज हु आर हियर, दैट मीन्स के टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबका ध्यान ओनर को रखना है, सबका ध्यान बिजनेसमैन को रखना है, बिजनेस को रखना है कि सभी लोगों को हमारे बिजनेस में बेनिफिट ही हो, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो भी बेनिफिट हो, राइट। सो द बिजनेस हैज़ टू अबाइड बाय मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये चीज़ याद रखना, बिजनेस को जो भी है एनवायरनमेंट उसको मेंटेन करना है, उसको हमें अबाइड करना है, उस आप लोग ना वर्गी रहो। तो वॉट एवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, वी हैव टू मेंटेन दैट वन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, राइट। सर्टिफिकेट भी मार्केट में मिल रहे उसको लो, उससे मालूम पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट कितना, आप एनवायरनमेंट को कितना अच्छा रखते हो। ऑल्सो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, यानी जो भी एम्प्लॉय आपके वहाँ काम करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। वेलफेयर मीन्स उनके अच्छे के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाओ, राइट, फीस पे करो। अच्छा ऐसा नहीं करना है तो उनको प्रोडक्ट दो अपनी कम भाव में, कदाच એવું પણ થાય કે કમ ભાવમાં ના આપો તમે, ઓકે, તો મફતમાં આપો ને એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી યર, કોઈ એક વસ્તુ તો આપો એવી, વેલફેર થવું જોઈએ ઇન શોર્ટ, ઓકે, પીએફ કાપો, વોટ એવર, એમના સારા માટે કંઈક કરો। ફેક્ટરી એક્ટ 8 વર્ષથી વધારે ના હોય, અગર કંપની લેવલ પર કામ કરતા હોય તો પ્રોવાइड देम द डिफरेंट ऑफ द फैसिलिटीज इन द फैक्ट्री ऑल्सो। लास्ट वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नाउ डेज, मीन्स अभी जो फॉलो करें हम 2016-17 में आ गया था, तो 17, तो ये सबको हमें फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक द प्रॉफिट ये हमने सीखा, लेकिन हाउ टू सस्टेन इन द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विसेज, दैट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट। मैंने थोड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में मुझे ज़्यादा देना था, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दिया है, राइट। इसलिए यहाँ पर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट द पर्टिकुलर वीडियोस, भले ही लंबा हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो हम करेंगे, उसके बाद ही आगे का ले जाएंगे। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सी वी आर इन दैट टाइप ऑफ द एरिया, यानी हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। सो ये जो बिज़नेस है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी तो बहुत बढ़ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, अभी भी बढ़ेगा अगर सिचुएशन सही में शायद अच्छी नहीं हुई तो, लेकिन वो कवर अप हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सम बिजनेस यूनिट्स आर एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कई बिजनेस ऐसे होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द अदर्स। वो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे के अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ जॉब देते हैं। सो हमारा एक यूनिट खुला है, मैंने एक शॉप खोली है, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाऊँ और उनका घर चलाऊँ। तो प्रॉफिट अर्न कर करके मैं तो मेरा घर चला रहा हूँ ना, तो व्हाट अबाउट द माई एम्प्लॉयज़। तो मैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँगा थ्रू द बिजनेस, देन द objective of the employment opportunities will be fulfilled. See the example. Khadi and Cottage Industries Commission selects those industries which provide employment opportunities. तो ये जो इंडस्ट्री है वो बंद सी हो गई थी, तो उसका जो एक स्पेशल इंडस्ट्रियल कमीशन है खादी एंड कॉटेज, उन्होंने डिसाइड किया कि भी ऐसे हमें नए नए जो टेक्सटाइल मिल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें कुछ नया देना चाहिए। तो ट्राई टू एस्टैब्लिश द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, तो दोज हु आर नॉट विथ सम जॉब्स दे कैन गेट द जॉब्स। जिसके पास जॉब ही नहीं उनको थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। तो खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ये भी करता है। अभी के लिए तो मार्केट बंद पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द रीजंस। और आपको मालूम है खादी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत पहले से ही डिप्रेशन में चल रही थी, लेकिन हाँ, दे आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Another thing, preference is given to the establishment of business unit in backward areas to provide employment to unemployed। यानी गवर्नमेंट ऐसा ट्राई करती है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है सबको दो, लेकिन बैकवर्ड्स एरियाज में कई यूनिट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को बाहर, यानी कि दोज हु आर अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी देने के लिए खुला है। कई इंडस्ट्रीज होती है, हम आपने कहा कारखानों, फैक्ट्री,
सो वो इसीलिए ओपन होता है बैकवर्ड एरियाज़ में कि वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता है। सो ये कई अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन समझ लो कि इसके हिसाब से हमारा बिजनेस चलता है। लेट्स मूव टू थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स है। हम पैसे ले रहे हैं तो क्वालिटी दो, अगर क्वालिटी नहीं देनी है तो गुड्स मत बेचो। So under the social objectives provide the better and better goods and services, qualitative goods and services. So it is the objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of the society so that they can satisfy their needs. अब ये सेंटेंस आपको कई चीज़ बताता है कि इफ़ यू वांट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल यू हैव टू प्रोवाइड गुड टू देम। हम गुड्स उनको दे रहे हैं लेकिन उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स वाई दे आर मूविंग टू द अदर शॉप्स। हमारे घर के बिल्कुल पास एक ग्रॉसरी शॉप है, फिर भी हम बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं जिसका नाम है सो एंड सो। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, चलो बोल देता हूँ, डी मार्ट में जाते हैं, राइट। तो वाई आपके घर के बिल्कुल नज़दीक ग्रॉसरी शॉप है, उसको छोड़कर आप डी मार्ट में क्यों जाते हो? द रीज़न इज़ दैट पर्टिकुलर डी मार्ट इज़ प्रोवाइडिंग गुड्स एट लोअर प्राइसेस। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अगर नज़दीक वाला जो ग्रॉसरी शॉपकीपर है वो वही चीज़ें आपको वही भाव में ना दे लेकिन थोड़ा उससे कम भाव में दे, या फिर डीमार्ट से बोल रहा हूँ, और शायद 1 रुपया ज़्यादा ले लेकिन क्वालिटी अच्छी हो तो, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तभी वो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकेगा। तो तभी होगा ना, तो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना जरूरी है। सो इसीलिए वो हमारी नीड्स सेटिस्फाई कर सकेगा। अच्छा, द यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड प्रोडक्ट्स हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाई क्वालिटी। यानी हम जो आप पता है मसाला आप रहेगा जो स्पाइसेस वो बनाते हैं कुकिंग में, वो है कोल्ड ड्रिंक्स है, राइट। फूड प्रोडक्ट्स वो भी बनाते हैं जो हम हर रोज़ के यूज़ में लेते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। फिर हम जो पैकिंग वाला प्रोडक्ट परचेस करते हैं और हम जो रिटेल प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें डिफरेंस क्यों होता है? पैकिंग वाले पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट क्यों डालते हैं? क्योंकि वो कंपनी मेड है, समझ लो हम तो देखने गए नहीं वो कंपनी कैसे बना रही है, हमारे सामने जो बनता है उसको हम इग्नोर करते हैं, राइट। तो फिर जो भी बनता है उसको इग्नोर करिए बिना देखो कि वो क्वालिटी कैसी है। सो बिजनेस यूनिट्स हैविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। ये हमने शुरू में भी देख लिया है कि जो सोसाइटी में आप रहे हो उसको तो अच्छे भाव से दो, बाहर तो आप जाने नहीं वाले हो, विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री आप बिजनेस कर रहे हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके तालुका में, आपके गांव में, तो फिर उनको तो अच्छी प्रोडक्ट दो तो बाहर ना जाए। तो सोशल ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, कम भाव में दो। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स। तो ये पहला पॉइंट देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, आपको घर पे ही चीज़ मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज मत लो। हम ऐसा नहीं बोला आप कमाने नहीं बैठे हो, आपका ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर आपको वो घर पे चीज़ देनी चाहिए। 1 kg पर 1 रुपया बढ़ा दो और बोलो उनको कि हम आपको घर पे ले जाए आके दे जाएंगे। वैसे भी आप लेने आओगे या डीमार्ट में लेने जाओगे, आपका 500-600 रुपये का जो भी काम है वो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आप कार लेके जा रहे हो, राइट, या फिर आप रिक्शा में जा रहे हो, वॉटेवर। आफ्टर सेल सर्विस दो। जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम होता है, हमारे ग्रॉसरी शॉप में भी यही प्रॉब्लम होता है ना, कई बार कई चीज़ें वो होती है जो प्रॉपर नहीं होती है। तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करो, चीज़ खरीदने के बाद जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करो, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस है। हमारे पास है डिटेल्स उसकी नेक्स्ट ईयर। ऑल्सो इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, कई चीज़ें ऐसी होती है कि घर पे जाके इंस्टॉल करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए भी आप उनको समय दो, सो ये सब चीज़ें हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कंपनी लॉ के हिसाब से होता है कि फेयर ट्रेड FTPs। तो यहाँ पर जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो पॉलिसीज है, उसको हमें एडॉप्ट करना है। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कालाबाजारी, अक्यूमुलेशन ऑफ द गुड्स को संग्रह करके रखना, संग्रहखोरी जिसको बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि कुछ पीने से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, राइट, ये आप लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, तुरंत रिलीफ मिल जाएगी, ये सब थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये सब जो होता है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सो दैट ऑल आर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, ये अनफेयर है। सी एडवर्टीजमेंट दैट इज़ गुड, लेकिन अनफेयर एडवर्टीजमेंट ये गलत बात है। कुछ एक्यूमुलेट करते हो आप, इकट्ठा करके रखते हो और अच्छा भाव उत्तम देते हो, ये अच्छी बात नहीं, अभी तो ज़रूरत है अभी दो। और ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, तो ये सब प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है।
तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। अब आपको मालूम है इकोनॉमिक्स में भी पहला चैप्टर चल रहा होगा, तो स्कैरसिटी क्या है, राइट। वॉट एवर द गुड्स आर डिमांडेड इन द मार्केट्स, मार्केट में जो भी डिमांड है गुड्स की, उस डिमांड के सामने द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स आर लेस। सिंपल सा चीज़ है ना, वॉट एवर द थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो स्कैरसिटी होगी ना, सिंपल है। तो स्कैरसिटी इज देयर, तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए। स्कैरसिटी बराबर है कि मार्केट में लोग अभी, राइट, कुछ चीज़ें मांग रहे हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो स्कैरसिटी आएगी। द बेस्ट एग्जांपल इज देयर वैक्सीन। चलो वो पैसों से नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि पीपल आर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स टू टेक द वैक्सीन, यानी कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन वैक्सीन का सप्लाई नहीं है, सो दैट इज स्कैरसिटी। लेकिन इंटेंशनली ऐसा हो तो दैट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, उसको क्रिएट किया जाता है, ऐसा गुड्स में भी होता है। सो दैट इज़ फॉर द एसेंशियल गुड्स। यहाँ हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड मस्ट नॉट बी क्रिएटेड, राइट। गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये नेसेसरी जरूरी है, चलो सभी के लिए रोटी कपड़ा और मकान है, तो खाने के लिए जो छोटे बहुत काम करके वो पैसा कमाते हैं उनकी स्कैरसिटी क्यों क्रिएट करते हो। जो जीवन जरूरी चीज़ें प्राइमरी थिंग्स है उसकी स्कैरसिटी मत क्रिएट करो, वो भी आर्टिफिशियली तो नहीं। अभी देखो तेल का भाव क्या है, ऑयल का भाव कैसा बढ़ गया, 2800 रुपीज़ था। जो भाव हम बोलते हैं कि वो बहुत कम होता था, वो आज के मार्केट में बढ़ गया है। विद इन दैट पर्टिकुलर 1 ईयर more than 1000 rupees is increased in this oil, right, and mostly we can say groundnuts oil, right. Sometimes it happens कि उसके भाव रहते थे क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं वो बिगड़ जाते थे, लेकिन इतना सारा ये सबके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये तो डिपेंड करता है आर्टिफिशियल की कौन सी चीज़ है। नाउ बिजनेस यूनिट मस्ट एडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स एंड सोसाइटी। तो ये वेलफेयर प्रैक्टिसेस क्या है, यानी फेयर प्राइस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब क्या है। तो जो सही मायने में फेयर ट्रेड है वही होना चाहिए, जो भी प्राइस है वही लो, फेयर प्राइस लो। अच्छा, जो भी गुड्स है उसके ज़्यादा पैसे मत लो, जो भी गुड्स है उसको आप अक्यूमुलेट करके मत रखो। अक्यूमुलेशन मीन्स एक टाइप का वो ऐसा ही होगा कि आपको अभी बेचना ही और यू विल अर्न प्रॉफिट इन नेक्स्ट टाइम पीरियड। फेयर प्राइस और फेयर ट्रेड को हम फॉलो करेंगे वेलफेयर फॉर द वेलफेयर, कुछ अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, द लिस्ट इज हियर। टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। When you are opening business or establish any business within some time period you have to identify yourself in the society। आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करवाएंगे, आप अच्छे सेलर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, तो एस्टैब्लिश करो स्पेशल आइडेंटिटी। सेकंड वन, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो कुछ अच्छा दो, राइट, कुछ ऐसा दो कि जिससे आपका कॉम्पिटिटर जो बड़े या ज़्यादा भाव में कुछ बेचता है उसके सामने आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, कुछ अच्छा देने के लिए यू हैव टू मेक रिसर्चेस, कुछ संशोधन करो, राइट। इन द सेंस ऑफ द टूथपेस्ट, इन द सेंस ऑफ द समटाइम्स यू आर पेइंग हायर प्राइजेस टू द आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज गुड्स, तो उसका कुछ ऑप्शन ढूंढ लो, राइट। ये होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है। थर्ड वन, टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन and also to cooperate with the government for the same। so यहाँ ये याद रखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हो। अगर आप अर्निंग करते हो तो टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करो, तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होगा। तो आपका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो नेशन का भी करो और कोऑपरेट करो गवर्नमेंट को कई चीज़ों में। लास्ट वन, टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम। तो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ इंसेंटिव रखो, आप महीने भर का राशन भरो, हम कुछ मुफ्त में देंगे, राइट। आप ये 5 लीटर का डब्बा ले रहे हो, उसके बगैर 15 लीटर का डब्बा तो हम कुछ देंगे, वो आपके हिसाब से होता है। भले कंपनी आपको कुछ नहीं देती, आपको कुछ दे सकते हो ना, राइट। और ये इंसेंटिव्स है, ये कुछ अच्छी चीज़ है और देना जरूरी है। एंड लास्टली वेलफेयर, टू एग्जीक्यूट सम ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम रखो, राइट। उसमें क्या हो सकता है, चलो मिडिल क्लास फैमिली है तो उनको बोलो कि आपका सैलरी हो तब आप पैसे देना, जो भी चीज़ चाहे पूरे मंथ में ले जाओ, उसका अच्छा ही है ना, ये सब कुछ है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द आवर सेशन ऑल्सो। तो यहाँ आज हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने 5 देखे, और उससे पहले हमने देखे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स 3, तो टोटल हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स आज देखे। लुक आफ्टर दैट वन सीरियसली, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सिर्फ प्रॉफिट से बिजनेस नहीं चल रहा है, कई और चीज़ों से भी चलता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन चालू है।
साइट ओपन हो कोविन, तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले भी बोला था, वॉच द वीडियो फुल्ली एंड देन आफ्टर गिव योर डिसीजंस। लाइक डिसलाइक इज डिपेंड अपॉन यू, जस्ट कमेंट द पर्टिकुलर नेम, राइट। अच्छा लगा हो तो उसकी भी कमेंट दो, राइट। कोई चीज़ आपको ऐसा लगे तो भी हम आपको बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।